काली बेटी की सौतेली माँ ने दिया धोखा। किस्मत वाले होते हैं वो बच्चे जिनकी सौतेली माँ उन्हें खूब लाड प्यार करती है, सगे से भी ज्यादा। वह रिश्तों का मोल समझते हैं। पर हर किसी की ऐसी किस्मत कहाँ होती है। ऐसा ही रजनी के साथ था, जहाँ कुछ सालों पहले उसके पिता महेंद्र ने उसकी माँ के जाने के बाद अवंतिका से शादी कर ली थी। कुछ समय अवंतिका ने रजनी को माँ का प्यार दिया, पर उसके कालेपन से वो बहुत चिढ़ती थी। उसके बाद उसका बेटा ऋषभ आया और वक्त के साथ अवंतिका उससे नफरत करने लग गई। आखिर अवंतिका की नफरत उसे किस मोड़ तक ले जाएगी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जहां एक सुबह अवंतिका सबका नाश्ता बनाकर टेबल पर लाती है। अरे ऋषभ बेटा, मैं तेरे लिए कब से आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ, खा क्यों नहीं रहा तू? ये ले, पेट भर कर खा अच्छे से। माँ, मेरी प्लेट में ऑलरेडी 2 पराठे हैं। ये गर्मा गर्म पराठा रजनी दीदी आप ले लो, वैसे भी आपकी प्लेट खाली है। ठीक है भाई। तभी अवंतिका काली बेटी के प्लेट से वापस आलू का पराठा लेकर कहती है, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से आलू का पराठा लेने की? ये मैं उसके लिए बना रही हूँ, तेरी जैसी कलमुही के लिए नहीं। तेरे वो दिन कभी नहीं आएंगे कि मैं तुझे बिठाकर खाना खिलाऊं। जाकर बनाकर लेकर आ। जी माँ। नम आंखों से रजनी कुर्सी से उठकर रसोई की तरफ जा रही थी, तभी उसका पिता आ जाता है। अरे रजनी बेटा, कहाँ जा रही हो? तेरी अवंतिका मम्मी गर्मा गर्म खाना बना रही है, आकर बैठ जाओ। अवंतिका, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए भी गर्मा गर्म आलू के पराठे लाओ। देर हो गई मुझे यहाँ पर आने में। अजी कोई बात नहीं, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। बच गई है कलूटन, महेंद्र जी की वजह से मुझे इसे गरम गरम खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। फिर अवंतिका घर में सबको खाना बनाकर खिलाती है। महेंद्र के कारण बेचारी रजनी चैन से अपने पिता के साथ खाना खा पाती है। वहीं अवंतिका अपनी सौतेली बेटी पर अपने बेटे के सामने अत्याचार करती थी। उसे कुछ भी कहने से मना किया था। रजनी की इस बात से महेंद्र बेहद अनजान था। महेंद्र के जाने के बाद अवंतिका रजनी पर बहुत जुल्म करती थी, उससे घर के सारे काम करवाती थी। ऐसे ही शाम के समय रजनी पोछा लगा रही थी, तभी उस रास्ते से अवंतिका थोड़ी स्लिप होते होते बच जाती है और उसके बाल खींचकर सुनाने लगती है। माँ छोड़िए, माँ मुझे छोड़िए, दर्द हो रहा है बालों में, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जानती हूँ मैं, तू मुझे मारना चाहती, इसलिए तूने जानबूझकर पानी फैलाया ना? नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जा ठीक से जगह की सफाई कर, तेरे बाप को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। फिर सफाई करने के बाद रजनी अपने कमरे में जाकर माँ की तस्वीर को सीने से लगाए रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अवंतिका माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, जबकि मैं उनका सारा कहाँ मानती हूँ। फिर भी वो मेरे काले रंग से बहुत चिढ़ती है। माँ, जब हम जैसे काले लोगों को आसपास के लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो भगवान जी हमें बनाते ही क्यों हैं? शायद मेरी कभी शादी भी ना हो, और पापा को तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती। बस एक ऋषभ है जो मुझे समझता है, बहुत प्यारा भाई है वो। तभी ऋषभ आकर उसके आंसू पोंछता है। अरे दीदी रोइए मत, देखना एक दिन माँ आपको जरूर प्यार करेंगे, और आप खुद को अकेला मत समझिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप खाना खाइए। अकेले नहीं खाऊंगी मैं, तुझे भी खिलाऊंगी अपने हाथ से। सच में तू बहुत अच्छा भाई है मेरा। ठीक है बाबा, मान लिया। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। यहाँ सौतेला होने के बाद भी दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। कुछ समय बाद महेंद्र एक अच्छे घर का रिश्ता देखकर अपनी बेटी रजनी की शादी साहिल नाम के लड़के से करवा देता है, जहाँ रजनी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। कोई उसको कालेपन के ताने नहीं देता था, पति भी बहुत ख्याल रखता था। 1 महीने बाद रजनी पगफेरे की रस्म के लिए मायके जाती है, जहाँ झूठे दिल से अवंतिका को उन सब की खातिरदारी करनी पड़ती है। अरे वाह माँ जी, आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया था, मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। लाओ रजनी, तुम्हारी प्लेट भी रख देता हूँ। आप क्यों कर रहे हैं? मैं कर देती हूँ, ये तो मायका है मेरा। आप बैठिए, आप दामाद हो। पापा, आप इन्हें समझाइए ना। हाँ बेटा, तुम दामाद हो, ये सब काम मत करो, लगता है मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल ठीक कहा पापा, मुझे वहाँ पर भी कोई काम नहीं करने देते, ये बहुत प्यार करते हैं, मेरी काम में मदद करवाते हैं, और माँ जी भी उतना ही प्यार करती हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छे ससुराल में चली गई है, इसको मैं इतना खुश नहीं देख सकती।
क्यों ना मैं अपनी भतीजी पिया को अपने हैंडसम दामाद के पीछे भेज दूं। सुनिए दामाद जी, वो आपकी कंपनी में मेरी भतीजी पिया को जॉब मिल जाएगी क्या? ग्रेजुएट हो गई है, जॉब नहीं लग रही है। हाँ हाँ भेज दीजिए, वैसे भी वैकेंसी बहुत है माँ जी। अच्छा बेटा, एक और बात कहनी थी। तुम्हारी कंपनी में काम करेगी तो रोजाना आना जाना होगा, इसलिए तुम उसे कुछ दिन अपने घर पर ही रख लो। अब फिर मैं उसे यहाँ बुला लूंगी। हाँ आप भेज दीजिए, भला मुझे क्या दिक्कत होगी। इस बात का अवंतिका फायदा उठाकर अपनी भतीजी पिया को बेटी के ससुराल में भेज देती है, जहाँ कुछ ही दिन में पिया साहिल के गले पड़ जाती है। बुआ जी के चक्कर में अच्छा मुर्गा मिल गया फ्लर्ट करने के लिए। चलो अच्छा है। वो साहिल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इस फाइल को बताओगे मैं क्या करूं? अरे मैं बता देता हूँ, मैं हूँ ना। देखो ये प्रोजेक्ट सिंघानिया का इस तरीके से प्रेजेंट भी करना होगा। अच्छा तो साहिल थोड़ा और करीब आकर बता दो, क्या है ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, एक तरह से मेरी बहन के पति हुए, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन सब की चिंता मत करो। अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो तुम मेरे करीब आ सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हारी पत्नी काली है और मैं कितनी गोरी चिट्टी हूँ, ऊपर से नीचे तक। बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हो जाने मन। तभी साहिल पिया की खूबसूरती के आगे बहक जाता है और अपनी काली पत्नी को धोखा देने लगता है। सुबह से शाम पिया के साथ रहता था, ऑफिस में भी उसी के साथ लंच करता था, और ससुराल में भी रजनी ने 2-3 बार साहिल के साथ पिया को देखा था, जिस वजह से अक्सर उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो रही थी। एक सुबह रजनी उन दोनों के ख्याल में डूबकर कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से बार बार जो देखा है वो सच है। कहीं साहिल मुझे सच में धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आउच, इस हाथ को भी अभी ही जलना था। हाथ पर आटा लगा लेती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर रजनी रसोई की तरफ जाती है तो पिया को कॉल पर बात सुनने लगती है, साथ ही रिकॉर्डिंग भी करती है। अरे बुआ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपने जो चाहा था बिल्कुल वही कर रही हूँ मैं। मैंने साहिल को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। अब दोनों पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाई होती है। थोड़े दिन तक और ड्रामा रहा तो मैं साहिल की जिंदगी से रजनी को हमेशा अकेले निकाल दूंगी। इसका मतलब ये सब माँ ने करवाया है? नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, पापा को सब कुछ बताना ही होगा। अच्छा हुआ मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। तभी बहाने से रजनी अपने मायके वालों को ससुराल में बुलाती है और अपने पिता को अवंतिका के दिए हुए धोखे के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर महेंद्र अवंतिका को एक थप्पड़ मारता है। छी अवंतिका, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। मेरी नाजुक सी बच्ची के साथ तुमने इतना बुरा व्यवहार किया, उसके सुखी जीवन को उजाड़ना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब किसी को बताना नहीं चाहती थी, पर माँ, मैंने आपकी बेटी बनने की बहुत कोशिश की, घर का सारा काम भी किया, आपकी डांट सुनी, फिर भी आपने मेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए ऐसा सोचा। आखिर क्यों? और साहिल, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुम क्यों इनके चक्कर में आ गए? रजनी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। कुछ समय के लिए मैं बहक गया था। रजनी बेटा, मुझे भी माफ कर दे। सच में मैं तेरी सौतेली माँ बनकर तेरे साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव करती रहती थी। न जाने क्यों मेरे दिमाग में ही ऐसी बातें आई कि तुझे शादी के बाद भी खुश ना रहने दूं। नहीं माँ, आप इतना गिर जाओगी जानता नहीं था मैं। मुझे भी माफ कर दो, मैं बुआ जी की बातों में आ गई थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अभी के अभी मेरी जिंदगी और मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। तभी अवंतिका महेंद्र के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। पापा ऐसा मत कीजिए, माँ को माफ कर दीजिए। ये सुनकर महेंद्र अवंतिका को माफ कर देता है। इसके बाद रजनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है और अवंतिका भी उसे प्यार करने लगती है। सेजल और अनुज दिल्ली के लाजपत इलाके में रहते थे। इन दोनों की 2 बेटियां थी, जिसमें से एक का नाम साक्षी और दूसरी का नाम रागिनी था। साक्षी रंग में काफी काली होती है, वहीं रागिनी रंग में काफी गोरी होती है, जिसके चलते सेजल सिर्फ अपनी गोरी बेटी रागिनी से ही प्यार करती थी। सेजल साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अनुज अपनी दोनों बेटियों से एक बराबर ही प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन रागिनी बॉल से खेल रही होती है तो गलती से बॉल जाकर सेजल के फेवरेट फ्लावर पॉट पर लग जाती है, जिससे वो फ्लावर पॉट टूट जाता है। ये तो मेरा फेवरेट फ्लावर पॉट है, इसे मैंने बाहर से मंगवाया था, इसे किसने तोड़ा? माँ,
ये साक्षी ने तोड़ा है। माँ ये झूठ कह रही है, मैंने नहीं तोड़ा, बल्कि ये फ्लावर पॉट रागिनी ने तोड़ा है। चुप कर तू। मैं जानती हूँ तू मेरी रागिनी से कितना जलती है, क्योंकि तू मेरी रागिनी की तरह गोरी नहीं है। एक तो गलती करती है, ऊपर से झूठ बोलकर इल्जाम लगाती है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर सेजल गुस्से में किचन में जाती है और चिमटे को गर्म करके साक्षी के हाथों पर मारती है। माँ मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। सेजल क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो साक्षी को? देखिए, इसने मेरा फेवरेट फ्लावर पॉट तोड़ दिया, ऊपर से झूठ बोल रही है कि रागिनी ने तोड़ा है। अगर इससे ये फ्लावर पॉट टूट गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से मारते हुए? ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बस चलता तो मैं इसे पैदा होते ही मार देती। तुम तो सौतेली माँ से भी कहीं गुजरी हो, वो भी अपनी सौतेली बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती होगी जैसा तुम। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा साक्षी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अनुज साक्षी को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। अनुज की बात सुनकर सेजल डर जाती है, जिसके बाद अब सेजल अनुज के सामने हमेशा साक्षी से अच्छा बर्ताव करती, लेकिन अनुज के जाते ही सेजल साक्षी के साथ पहले की तरह ही बुरा बर्ताव करती। साक्षी हमेशा अनुज को अपनी माँ की सारी हरकतों के बारे में बताती, लेकिन अनुज को इन सब पर विश्वास नहीं होता। ऐसे ही समय गुजरता है और साक्षी और रागिनी दोनों ही बड़ी हो जाती हैं। अरे आ गए आप, कैसी रही आपकी ट्रिप? ट्रिप तो अच्छी थी। ये लो, मैं रागिनी और साक्षी के लिए ये ड्रेस लेकर आया हूँ। उन दोनों पर ये काफी अच्छी लगेगी। जब वो दोनों कॉलेज से आ जाएं तो उन्हें दे देना। मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना बोलकर अनुज अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में रागिनी और साक्षी भी अपने कॉलेज से आ जाती हैं। आ गई मेरी बिटिया रानी, ये देख तेरे पिताजी तेरे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आए हैं। वाह माँ, ये ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ये ब्लू वाली भी ड्रेस चाहिए। आप जानते हैं ना, ब्लू और येलो दोनों ही मेरे फेवरेट कलर हैं। ये दोनों ही ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। कोई बात नहीं बेटा, ये दोनों ड्रेस तू ही रख ले, और ये दोनों रंग तेरे गोरे रंग पर खूब खिलेंगे। माँ, पिताजी क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए? साक्षी, क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती बार बार करवानी अच्छी लगती है? तुम क्या आईने में अपने आप को नहीं देखती हो? तुम्हारे इस काले रंग पर दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम जो भी चीज पहनोगी उस चीज की सारी शोभा खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा तुम अपने यही घिसे पिटे और पुराने टाइप के कपड़े पहनो, यही तुम पर सूट करते हैं। रागिनी, माना मैं काली हूँ, लेकिन मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। तुम क्यों हमेशा मेरे काले रंग की वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो? तुम तो मेरी बहन हो ना। तुम जैसी काली लड़की की बहन होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई बहन ही ना हो। पूरा कॉलेज तुम्हारी वजह से मुझ पर हंसता है। मुझे तो तुम्हारे साथ कॉलेज जाने में भी शर्म आती है। सही कह रही है रागिनी, पैदा होते ही मैं तो तुझे मार देना चाहती थी, लेकिन सिर्फ तेरे पिताजी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। तुझे देखती हूँ तो घिन आती है। चली जा यहाँ से, अब तेरी शक्ल मैं और नहीं देख सकती। अपनी सगी माँ और बहन के मुंह से अपने लिए ऐसे कठोर शब्द सुनकर साक्षी का दिल अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। लेकिन रागिनी और सेजल दोनों को ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन, हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद है। मैं अपने दोनों बेटे राघव और अरुण की शादी आपकी दोनों बेटियों से ही करवाऊंगी। अब तो बस आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है बहन जी, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। ना ही तो शादी में कोई कमी रहेगी और ना ही दहेज में। साक्षी और रागिनी दोनों ही अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती हैं। अनुज, सेजल, रागिनी और साक्षी की शॉपिंग के लिए वो लोग जाते हैं, जहां अनुज के सामने सेजल दोनों बहनों के लिए एक जैसे लहंगे और सारा अच्छा अच्छा सामान लेती है। लेकिन जैसे ही अनुज वहां से जाता है, वैसे ही सेजल रागिनी के लिए सारा अच्छा सामान रखकर साक्षी के लिए सारा सस्ता और खराब सामान लेती है और अपनी दोनों बेटियों को उनका सामान दे देती है। रागिनी बेटा, देख मैं तेरे लिए कितना सुंदर और कितना महंगा लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो तू किसी परी से कम नहीं लगेंगी। और तू जानती है, तेरी दहेज का सारा सामान एक से एक ब्रांडेड लिया मैंने। तेरी सास ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी और तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगी। माँ, मेरी शादी का लहंगा कहाँ है? ये ले तेरी शादी का लहंगा, और ये शगुन का कुछ सामान है। 500 रुपए के 2 लिफाफे हैं और ये 2 साड़ियाँ रख दी है मैंने। माँ, आपने रागिनी की शादी के लिए उसे इतना सुंदर और इतना महंगा लहंगा दिया है, और मुझे ऐसा लहंगा, और उसके दहेज के लिए तो आपने सारा सामान खरीदा है, वो भी ब्रांडेड, और मेरे लिए सिर्फ ये।
माँ इतना भेदभाव क्यों? कम से कम शादी में तो मुझे और रागिनी को एक समान रखो। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तेरे लिए इतने पैसे खर्च करूं? बचपन से लेकर बड़े होने तक तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे पढ़ाया, तुझ पर इतने पैसे खर्च किए, ये काफी नहीं है जो तेरे दहेज और शादी पर भी खर्च करूं? जो है उसमें ही खुश रह समझी, वरना ये सब भी तुझसे छीन लूंगी। तेरी औकात तो इन सब की भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इतना कर दिया। सेजल की बात सुनकर साक्षी रोते हुए अपने पिता के पास जाती है और उन्हें सारी चीज बता देती है। लेकिन अनुज को इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, जिससे साक्षी अंदर ही अंदर और टूट जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन जब सेजल रागिनी को अपने हाथों से तैयार कर रही होती है, तब बेटा मैं तेरे लिए सारा अच्छा सामान रख देती हूँ, इसके बारे में किसी को मत बताइयो, खासकर तेरे पिताजी को, वरना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। सेजल रागिनी को ये सब बोल ही रही होती है कि तभी चुपके से अनुज ये सारी बातें सुन लेता है और उसे इन सभी बातों का पता चल जाता है और गुस्से में सेजल के पास जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सच कहते हैं लोग, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। साक्षी को तुमने 9 महीने अपनी कोख में रखा, लेकिन उसके काले रंग की वजह से तुम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही। साक्षी मुझे हमेशा बोलती थी, लेकिन मुझे कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था, लेकिन जब मैंने आज अपने कान से सब सुना तो मुझे सारी हकीकत का पता चल गया। अब मैं साक्षी के साथ और गलत नहीं होने दूंगा। तुम करो रागिनी की शादी, मैं साक्षी की अपने तरीके से अच्छे से शादी करूंगा। अनुज की बात सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं रागिनी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब साक्षी और रागिनी में कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगी। सेजल अनुज से माफी मांगने के बाद साक्षी के पास जाकर साक्षी से भी माफी मांगती है, जिसके बाद साक्षी रागिनी और सेजल दोनों को ही माफ कर देती है और अब सेजल अपनी दोनों बेटियों की एक साथ अच्छे से शादी करती है।